अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कमांडो सीरीज़ का किस्त नंबर 11 पेश खिदमत है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। यकायक सामने एक गली आ गई जिसके दोनों जानिब ऊंचे प्लेटें। मैं अपने जिस्म को पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अभी तक मुझे अपने जिस्म में किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। गोया गोली मुझे नहीं लगी थी और ये भी मुमकिन था कि वो महज खौफजदा करने के लिए चले गए हो। मुझे अपने पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। आगे जाकर गली बाएं तरफ घूम गई। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ इस तरफ घूम गया तो दिल धक से रह गया। आगे गली बंद थी, मुझे कुछ बचा ही नहीं दे रहा था। मैं हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। एक बिल्डिंग का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं इसी में घुस गया। सामने लकड़ी का कुशादा जीना था। मैं तेज़ी से जीने पर चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर बाएं जानिब एक खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा, नीचे एक ट्रक खड़ा था जिस पर बोरियां लदी हुई थी। मैंने आव देखा न था और खिड़की में से ट्रक पर छलांग लगा दी। बोरी में कोई नरम चीज भरी हुई थी। मुझे कूदते देखकर दुकान पर कुछ लोग हैरान होकर तकने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ट्रक में से उछलकर मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और दूसरी गली में घुस गया। मैं भी तहाशा दौड़ता जा रहा था। खुदा का शुक्र के पीछे से अभी तक दूसरा फायर नहीं हुआ था। मेरा मुप्रल रक्शे से कूदते वक्त सड़क पर ही रह गया था। मैं घबराहट की आलम में एक बिल्डिंग में घुस गया और अंदर जाकर महसूस हुआ कि जूते की मार्केट है। आमने सामने छोटी छोटी दुकानें थी। कारोबार हो रहा था लेकिन लोगों का ज्यादा हुजूम नहीं था। मुझ पर अब भी खौफदारी थी। जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था, इसकी गोली किसी वक्त मेरे पेट में बेवस हो सकती थी। कुछ दुकानदारों ने हैरत से मुझे भागते हुए देखा। बदकिस्मती सी मार्केट आके जाकर बंद हो जाती। अब सिवाय इसके कोई चारा न के किसी दुकान में घुस जाओ। चुनांचे मैं आखिरी दुकान में घुस गया। या दराज कद आदमी जूतों की डब्बों को अलमारी में लगा रहा था। मैं इसके करीब से पलंग कर अंदर का दरवाजा का पर्दा उठाकर भागा तो उसके हाथ से डब्बा छूट गया। दुकान में घुसते ही मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक क़ित्ए पर पड़ी थी। साफ जाहिर तक की दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बची हुई थी। मेरे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। ऊपर के आंखों मुझे तकने लगा, कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा, मैं मुसलमान हूँ। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे पनाह चाहिए। इसने ऊपर दो चत्ती की तरफ इशारा करते हुए, इस दो चत्ती दीवार में एक कता है, इसमें जाकर छुप जाओ। दूर चत्ती दीवार एक मुर्द की ऊंचाई पर थी। मैं उछल कर ऊपर चढ़ गया। या खाली डब्बे पड़े हुए थे। इनके पीछे एक चौकोर सुराख नजर आया। ये वही कता था जिसकी तरफ दुकानदार ने इशारा कर दिया था। मैं इस कते में घुस गया। अब मैं बमुश्किल बैठ सकता था। मैंने आगे जूते के खाली डब्बे रख लिए। मुझे यकीन नहीं था कि बच सकूंगा क्योंकि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ने मुझे मार्केट में घुसते हुए देख लिया होगा। मार्केट के आगे से बंद थी। वो एक एक दुकान तलाशी लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं वही दबका बेटा खुदा से दुआएं मांगने लगा। दफातर दुकान के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। मैंने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ पहचानी। वो अंदर से मेरे ही बारे में पूछ रहा था। मुसलमान दुकानदार की आवाज़ आई, अजी महतर जी तशरीफ लिए धनबाग आप हमारे दुकान पर आए। आओ तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया और फिर यहाँ कोई मर्द दुश्मन दाखिल होकर भला मुझे से कैसे बच सकता है? हम तो आप ही की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ है, वो पाकिस्तानी जासूस है और इसी मार्केट में घुसा है। मुसलमान दुकानदार ने एक बार फिर लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तानी जासूस है तो फिर हमारे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। हम तो पाकिस्तान को ख़त्म करने का बेड़ा उठाए हुए मातर जी। पहले हिंदुस्तानी है, बाद में कुछ और है। पाकिस्तानी जासूस और मेरी दुकान में आ जाए, ये तो कीजिए। ख्याल है वो ज़रूर सामने और गुसल खानों की तरफ से निकल गया। वो इधर से बाहर को रास्ता जाता है। आइए मेरे साथ अभी ढूंढ लेते इस वतन दुश्मन को। कुछ देर के लिए खामोश रह गई। मेरा दिल जो जोर से धड़क रहा था थोड़ा सा पुरसुकून हुआ, मगर मौत की तलवार अभी तक मेरे सर पर लटक रही थी। कोई 5 मिनट बाद, जो मुझे 5 घंटों से भी ज्यादा लगे, दुकान के अंदर किसी कदमों की आवाज़ सुने। फिर दुकानदार की आवाज़ आई। वो किसी खातून गाहक से बातें कर रहा था। खातून गाहक के साथ बच्चा था जिसके रोने की आवाज़ आई। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज़ देकर बच्चे के लिए रस गले लाने को कहा और जनाना सैंडलों के बारे में बातचीत शुरू की। इंस्पेक्टर की बलाशत चल गई। मेरी जान में जान आ गई। औरत चली गई, इसके साथ ही दूसरे गाहक आ गए। ये सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। मैं कति में अकड़ू बैठा था, तक गया था। मैंने दो चत्ती की तरफ अपनी टांगे पसारी। इसने मुझे सुकून मिला। दुकानदार की बातों पर एतबार करके भारतीय इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के इतनी जल्दी चले जाने से और कुछ इस मुसलमान दुकानदार की गुफ्तगू से मैं 2-3 नतीजों पर पहुंचा। एक तो ये कि ये मुसलमान दुकानदार पाकिस्तान के जंग सियाल के इलाके का रहने वाला है। दूसरे, ये शख्स CID वालों का आदमी है। कलकत्ते में जंग और चकवाल के लोग मुद्दत से आबाद थे और यहाँ खुश्कमेवार चमड़े का कारोबार करते थे। ये इंटरनेशनल थे, बंगला जुबान भी रवानी से बोलते थे,
मगर इनका लहजा अभी तक पंजाबी ही था। दोपहर के वक्त ये आदमी दुकान अंदर से बंद करके कोठरी में, और इसने मुझे आवाज़ देकर नीचे वाला कोठरी में कमज़ोर सा जर्द बल्ब जल रहा था। मैंने उसे आदमी को गौर से देखा। इसकी उम्र 40 के करीब होगी। गुगलियाले सियाह बाल थे जो कनपट्टू पर सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। रंग पंजाबी जैसा साफ और खुलता था। कद लंबा और शाने छोड़े थे। वो बंगाली ऐसे सड़क के कुर्ते और कदर के पाजामे में मलबूस था। उसने सबसे पहले मुझसे पूछा, तुम पंजाबी और पाकिस्तान से आए हो? मैंने सीधे सीधे अल्फाज में कहा, मेरा नाम मंजूर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर सरहद पार करके अमृतसर में इंडियन फिल्में देखने आया करता था। एक दिन मैं भी इसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर पहुंच गया। वापसी पर बॉर्डर पुलिस ने हमें धर लिया। मेरा दोस्त तो पकड़े गया मगर मैं फरार होने में कामयाब हो गया। इस वक्त से मारा फिर हिंदू बनकर माथे पर तिलक भी लगा लिया। पहचान न जाओ कलकत्ते इसलिए आया था कि यहाँ से बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके मशरक़ी पाकिस्तान चला जाओ। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें तो तुम्हें जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। दुकानदार की निगाह मेरे चेहरे पर जिमी हुई थी। साफ लग रहा था कि वो मेरे कहानी को मंगलत समझ रहा है। इसने टिफिन करियर को अपने साथ खाना खिलाया और बताया कि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को इसने बड़ी मुश्किल से टाला है। मैंने फिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा इसका अजर देगा। इसने तंग कर कहा, मैं भारतीय बाशिंदा और तुम्हें बचाकर अपने मुल्क से गद्दारी की है, खुदा मुझे इसका अजर कैसे देगा। मैं एक पल के लिए साकित रही। इसने मेरी प्याली में थोड़ी सी बंडिया डालते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान जो इस्लाम का रिश्ता है इसकी वजह से तुम्हारी मदद करने मजबूर हो। और फिर मुसलमानों ने सन 47 में बड़ी कुर्बानियाँ दी है। वो खामोश से रोटी खाता रहा, मैं भी चुप रहा, लेकिन हर लुक़्मा आज़ार बनकर मेरे हल्क से उतर रहा था। खाना खाने के बाद इसने सिगरेट सुलगा लिया और बोला, मैं जानता हूँ तुमने मुझे झूठी और मन गलत कहानी सुनाई है। तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ गड़बड़ करने के लिए भेजा गया है। भारत का वफादार शहरी होने के नाते ये कभी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इंडियन पुलिस के हवाले भी नहीं करूँगा। अगर तुम वादा करो कि यहाँ किसी किस्म की तखरीबी कार्रवाई किए बगैर मशरक़ पाकिस्तान की तरफ निकल जाओगे, तुम्हें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर CID का आदमी था। इसने मेरे बुशरा और बातों से ठीक का अंदाज़ा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचा ली थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वादा करता हूँ कि वैसा ही करूँगा जैसा वो कह रहा है। हकीकत ये थी, मैं खुद भी वहाँ से मशरक़ पाकिस्तान फरार होना चाहता था। अगरचे इस वक्त मशरक़ पाकिस्तान की सियासी फिज़ा बेहद ख़राब थी, लेकिन वो पाकिस्तान तो था और वहाँ से मैं आसानी से लाहौर जा सकता था। जंगसियाल इस मुसलमान दुकानदार का नाम शेख अहमद बख्श था। दोपहर के वक्त वो नौकर की दुकान पर बैठा कर घर गया और वापसी पर इसकी टुकड़ी में एक जनाना बुर्का था। जब शाम गहरी हो गई तो उसने मुझे बुर्का पहना और कहा, दुकान से निकल कर मेरे पीछे चले आना। मैंने बुर्का पहन लिया। मेरे जूते भी इसने बदलवा दिए थे। मैंने 100 रुपये के 2 पाकिस्तानी नोट और मशरक़ पाकिस्तान की सरहद का छोटा सा नक्शा बड़ी होशियारी से बाथरूम में जाकर पहले ही निकाल लिया था। मैं जनाना सिंडल और बुर्का पहन कर दुकान से निकल आया था। अहमद बख्श मेरे आगे आगे चल रहा था। बाजार में काफ़ी रौनक थी। निकाब की जाली से मैं नजरें अपने मोहसिन पर लगा रखी थी और इसके पीछे पीछे चल रहा। तो 2-3 बाजार घूमकर एक चोर वहाँ आया तो इसने खाली रिक्शा रुकवा लिया। फिर सर के हल्के से इशारे से मुझे बैठने को कहा। रिक्शा हम दोनों को लेकर गई। बाजार में से गुजरता हुआ लोअर चीतपुर रोडी के एक पुरानी मगर बहुत बड़ी बिल्डिंग की फाटक में दाखिल हो गया। बिल्डिंग के अंदर एक कुशादा सीन था जहाँ दीवार के साथ पानी के नल लगे थे। इसके नीचे बाहर वाली दुकानों के 2 नौकर बर्तन धो रहे थे। रिक्शे से उतरकर हम पहलू वाली तंग सीढ़ियाँ चलकर दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में पहुंच गए। शायद इसने अपनी बीवी को सब कुछ बता रखा था। इसने मुझे बुर्के में देखकर किसी किस्म की हैरत जाहिर नहीं की। रात के खाने के बाद अहमद बख्श मुझे वहाँ से निकालकर इस इलाके के मस्जिद नखुदा के करीब एक खाली प्लेट में ले गया और मुझे हिदायत की कि मैं वहाँ से हरगिज़ बाहर कदम रखने की कोशिश न करूँ। या दीवार के साथ एक जानिब जूतों के डब्बों का अनबार लगा हुआ था। इसने अलमारी में से चादर निकाल कर फर्श पर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। तुम यहाँ आराम करो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। मैं भी बाहर ताला लगा दूंगा। खबरदार बत्ती रोशन न करना, मैं सुबह आऊँगा। मेरे पास पानी का एक बोतल और सिगरेट का एक पैकेट छोड़कर वो चला गया। सारी रात मुचेरों ने मुझे सोने नहीं दिया। अंधेरों में बैठा कर सिगरेट फूंकता रहा। किसी वक्त थोड़ी देर को आंख लगती तो मच्छर काट कर जगाते थे। अली सुबह मस्जिद ना खुदा ने अजान की आवाज़ दी। फिर बाहर से कोई ताला खोलने लगा। मैं चौकस हो गया। दरवाज़ा खुला और मेरा मोहसिन अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। इसने बताया कि मेरे निकलने का बंदोबस्त कर दिया है।
आज रात 2 बजे कमरदीन नाम एक आदमी आएगा, वो मेरा ख़ास आदमी, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वो तुम्हें सरहद पार करा देगा। मैं खामोश रहा। शेख अहमद बख्श ने जेब से बटुआ निकाला, इसने मेरे से पाकिस्तानी करेंसी के 100 के 5 नोट निकाल कर मुझे दिया और कहा, मैं एक मामूली दुकानदार, उससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बर्तन नौकरी में रख कर जाने लगा तो कहा, मैं दोपहर को खाना लेकर आऊँगा। मैं अब ममनूनियत भरी नज़र से देखता रहा, वो चला गया। दोपहर को एक बार फिर मेरे लिए खाना लेकर आ गया। इसने मेरे फरार के मौजू पर कोई बात नहीं की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। रात के खाने के बाद इसने सेफ्टी रेजर दिया और कहा कि शेव कर लेना। मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ आई थी। फिर मुझसे बगलगीर हुआ और रात के 2 बजे तैयार रहने की ताकीद करके चले गए। इसके जाने के बाद मैं शेव बनाया, गुस्ल किया और दोपहर को इसने मुझे बंगला करता और पाजामे का एक जोड़ा दिया था। मैंने वो पहन लिया। मशरक़ पाकिस्तान के नक्शे की अब मुझे ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी ये मुझे जासूस के इल्ज़ाम में पकड़वा सकता था। मैंने नक्शे को पढ़कर बाथरूम में फेंक दिया। 700 रुपये के पाकिस्तानी करेंसी नोट तय करके जेब में रखे और सिगरेट सुलगा कर रात गहरा होने का इंतज़ार करने लगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा था जब मेरी घड़ी की सुई से ठीक रात के 2 बजे और दरवाजे के ताले में चाबी गुम गई। मेरे कान कड़े हो गए। मेरे आई से पूछा कौन है। दूसरी तरफ से पुरसुकून बारी आवाज़ आई, कमरदीन। दरवाज़ा खुलकर बंद हो गया। अंधेरे में दरमियाने कद और पुतले बदन का आदमी अंदर आ गया। वो भी बंगाली लिबास पहने हुआ था। वो मेरे करीब चटाई पर बैठ गया और मुझसे पंजाबी में बोला, तुम्हें बंगाली नहीं आती? मैंने नपी में सिर हिलाया। फिर तुम दूसरे लोगों के लिए इस वक्त तक गूंगे हो जब तक मशरक़ पाकिस्तान की सरहद पार नहीं कर लेते। मैंने इस बात में सर इसने पूछा, मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है? मैंने जेब में 100 के 7 नोट निकाल के इसके सामने रखे। इसने सारे नोट उठाए, इनको जोड़कर मोमबत्ती सी बनाए और अपने पाजामे के निपे में डाल ली। फिर जेब से भारतीय करेंसी के रुपए वाले 4 नोट मुझे दिए और कहा, उन्हें अपने पास रखो, बोलना नहीं कि तुम गूंगे हो। इतने में नीचे किसी मोटर के आहिस्ते से रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कमरदीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। प्लेट से निकलकर इसने दरवाजे पर ताला लगाया और हम तंग व तारीक सीढ़ियाँ उतर कर नीचे बाजार नमा गली में आ गए। एक पुराने मॉडल की मोड़े गाड़ी बिजली के खंबे से जरा आगे खड़ी थी। इसकी पिछली सीट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और कमरदीन पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजा और गाड़ी जकरिया स्ट्रीट के इलाके के नीम तारीख सुनसान गलियों से निकलकर लोचीदपुर रोड पर दौड़ने लगी। ड्राइवर खामोश से गाड़ी चला जा रहा था। हम भी जब थे। रात के सुनाटे में गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। इस जमाने में भी कलकत्ता बहुत वसी और दूर दूर तक फैला हुआ शहर था। 1 घंटे तक हमारी गाड़ी शहर के सड़कों पर चलती रही। फिर मज़ापाती इलाका शुरू हो गया। अब हमारे दोनों जानिब खेत थे। इनमें नारियल के दरख्त पिछली रात के ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पर आगे जा कारखानों की चिमनियाँ आसमान की तरफ उठ रही थी। आसमान पर सितारे अब फीके पड़ने लगे थे। इस दौरान मेरे साथी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मोटर गाड़ी कारखानों की चिमनियाँ पीछे छोड़कर वीरान इलाके में आई तो कमरदीन ने सिगरेट सुलगाया और ड्राइवर से पंजाबी में कहा, मेरा तेला साथ रख लिया था। हाँ जी। ड्राइवर इतना कहकर खामोश हो गया। मैं समझ गया कि ड्राइवर की कोई गैर नहीं है। फिर भी मैंने कोई बात करना मुनासिब ख्याल नहीं किया और खामोश बैठा रहा। मेरी आंखें सुलग रही थी। मैं इनसे कुछ दूर थी। मेरे फूटने लगी तो गाड़ी एक जंगल में दाखिल हो गई। यहाँ हवा में खनकी थी। जंगल ख़त्म हुआ तो हल्का हल्का उजाला फैल चुका था। हमारी मोटर अब एक कच्ची सड़क पर गुजर रही थी। बाएं जानिब टेलीफोन के खंभे दूर तक चले गए। हमने कई छोटी छोटी नदियों के पुल अबूर किया। दिन पूरी तरह निकल आया और धूप चारों तरफ फैल गई तो छतरीदार झाड़ू के एक टीले करीब निकलकर मोटर एक जगह रुक गई। आगे बांस के जड़ में एक छोटा सा रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा था। कमरदीन ने टीला उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम पैदल चलने लगे और जंगल में काफी दूर तक आ गए। याचन एक किरपिल की झुंड भी नजर आई। कमरदीन मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा करके एक झुंड के पास गया। इसने किसी को आवाज़ दी। अंदर से एक देहाती बंगाली बाहर आया जिसने सिर्फ एक मीली सी धोती पहन रखी थी। कमरदीन इसे बंगाली में बात की, फिर उसे लेकर मेरे पास आया। बंगाली ने मुझसे हाथ मिलाया और हमें एक खाली झुंड में ले गई। यहाँ हमने चावल मछली खाई, काली कड़वी चाय पी। कमरदीन ने मुझे बताया कि बंगाली मुसलमान है और हमारा अपना आदमी है, मगर उसे ये बताया गया कि तुम गूंगे और तुम्हें सरहद पार करानी है। ये आदमी आज रात तुम्हें अपने साथ सरहद पार कराने ले जाएगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उसे तुम्हारी रकम में से 500 रुपये दे दिए, बाकी 200 रुपये तुम अपने पास रखो। कमरदीन ने 100 के 2 पाकिस्तानी करेंसी नोट मेरे हवाले कर दिए। हम जुमड़े में लेट गए। रात भर का जागा हुआ था, शाम तक सोता रहा। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।
والسلام.